इन तमाम इम्कानात की बेखूनी के लिए हमें उसके गिरेबान पर हाथ डालना होगा। तुम ठीक कह रहे हो। अव्वल खान ने बुरा माने बगैर मेरे ख्यालात से इत्तफाक कर लिया। उसका जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये फौरन काम नहीं होगा। पहले इसका मेडिकल बोर्ड होगा, वहां से उसके दोनों हाथों की जिल्द की सर्जरी की तस्दीक होगी तो उसे माजूल करके कैद किया जा सकेगा। मैं जल्द अज जल्द पिंडी पहुंचने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त तक तुम उसे उलझाए रखने की कोशिश करो। तुम कराची से जल्द अज जल्द कब तक निकल सकते हो? मैंने उसकी बात काट कर पूछा। कल शाम से पहले नामुमकिन है, उसने जवाब दिया। ट्रेड लाइन के मामलात की तफ्तीश के लिए कई फेडरल एजेंसियों के अलावा मिलिट्री हुकाम भी मैदान में कूद पड़े हैं, क्योंकि इस दफ्तर से बरामद होने वाले रिकॉर्ड में कई अहम सियासतदानों के अलावा बड़े सरकारी अफसरान की खुफिया फाइलें भी मिली हैं। यह मामला हेरोइन की स्मगलिंग से भी बहुत आगे तक बढ़ा हुआ था। इससे निपटाना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी आमद तक सूरत हाल चूंकि तो रहे, लेकिन मैं को वादा नहीं कर सकता। अल्बर्टो इस वक्त किसी जख्मी नाग की तरह भी फिरा हुआ है। मेरी निगरानी की जा रही है। अगर उसने छेड़छाड़ में पहल कर दी तो मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। पीरा तुम्हारे साथ ही रह रही है? उसने अचानक पूछ लिया। पिछली रात हम पर मुनज़्ज़म हमला हुआ था। हमारे सितारे यावर थे कि हम बच निकलने में कामयाब हो गए। उसके बाद से हम दोनों अलग हो गए, लेकिन अल्बर्टो के आदमी उसे पूरे शहर में ढूंढते फिर रहे। पीरा का किस्सा छिड़चाने पर अव्वल खैर की तरफ से सवालात की बुछाड़ शुरू हो गई और मुझे इब्तदा से पूरी कहानी सुनानी पड़ी, जिसमें सैंते कासेलो का जिक्र नुमा था। जब तक सैंते कासेलो उसके हाथ नहीं आ जाती वो तुमसे कोई तारुज़ नहीं करेगा। पूरी कहानी सुनने के बाद अव्वल खान ने अपनी राय जाहिर की। तुम्हारी निगरानी करवा के वो वीरा ही को घेरना चाह रहे हैं। तुमसे तसादुम के बाद वो इस मौका से महरूम हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करूंगा। इस यकीन दहानी के साथ मैंने उसे अपने होटल के नाम, पते और फोन नंबर से आगाह करते हुए फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं अल्बर्टो का मामूर किए हुए आदमी को चकमा देकर अपने कामों पर निकला था। मुझे पूरा यकीन था कि धोखा खाने का एहसास होते ही उस शख्स ने अल्बर्टो को रिपोर्ट दी होगी और वह पूरी तरह भंदाया हुआ होगा। इसलिए मैं पीसीओ से निकलते ही अपने होटल की तरफ रवाना हो गया। राजा दरबार होटल पर दूर से नजर पड़ते ही मुझे गड़बड़ का अंदाजा हो गया। बाहर 3 सादा पोश अफराद उस तरह मुस्तैद खड़े हुए थे जैसे किसी भी लम्हे अपने नादीदा दुश्मन पर झपट पड़ेंगे। उन तीनों में वो शख्स भी शामिल था जिसे जुल देकर मैं फरार हुआ था। और मुझे देखते ही पहले हैरान रह गया, फिर अगले ही लम्हे उसने मेरी तरफ दौड़ लगा थी। उसके दोनों साथी उसके रद्द अमल पर हैरान थे। मेरे करीब पहुंचते उसने पूछ से मेरे दोनों बाजू जकड़ लिए और गुराते हुए बोला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं हंस पड़ा। मैं कहीं नहीं भाग रहा, मुझे होटल में जाने दो। हाथ ऊपर उठाकर होटल की तरफ चल दो। उसने किसी आछी असलहे की नाल मेरी पूंछ से लगाते हुए मेरे हाथ छोड़ दिए। मस्करों की सी कोई हरकत की तो गोली मार दूंगा। इससे उलझना बेसूद था, क्योंकि वो मेरे हाथों एक बार जिक्र उठा चुका था। मैं उसकी हदायत के एन मुताबिक खामोशी से होटल की तरफ चल दिया। अंदर नकली जफर बजाते खुद मौजूद था और होटल के अमले पर बरस रहा था। मेरे चेहरे पर निगाह पड़ते उसका चेहरा मजाक का खेज हद तक बिगड़ गया। शायद उसे तवक्का नहीं थी कि मैं उसके आदमी को धोखा देकर फरार होने के बाद दोबारा उसी चूहेदान में फंसूंगा। ये क्या हमाकत है, इसे हाथ गिराने दो। नकली जफर ने अपने आदमी को डांटा, फिर होटल के अमले को भी धुतकार कर वहां से भगा दिया। तुम उसे चकमा देकर कहाँ गए थे? चंद सानियों तक मुझे घूरते रहने के बाद जफर ने सर लहजा में सवाल किया। मैं कहीं भी नहीं, मैंने मासूमाना सादगी से कहा। ये खुद ही रास्ते में कहीं रह गया था। मुझे लाने वाले ने मेरे सफेद झूठ पर बुलबुला कर अपनी कहानी शुरू कर दी। तुम्हें धोखा हुआ होगा, मैंने पूरे एतमाद से कहा। मैं तो इस्लामाबाद तक कहीं रुका ही नहीं। तुम भीड़ भाड़ में किसी और टैक्सी के पीछे होली होगे। वो अल्फाज अदा करते हुए अचानक ही मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। अगर उसके पास टैक्सी का नंबर होता तो वो ड्राइवर से मेरी शिनाख्त करवा कर मेरा झूठ साबित कर सकता था, लेकिन गनीमत हुआ कि उसने ऐसी कोई धमकी नहीं दी। शायद बौखलाहट में वो टैक्सी का नंबर नोट ही नहीं कर सका होगा और टैक्सी ड्राइवर गड़बड़ का अंदाजा करके उसकी रेस्टोरेंट से वापसी से पहले भाग निकला होगा। तुम इस्लामाबाद क्यों गए थे? नकली जफर मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रहा था। 37 सालों की तलाश में इस्लामाबाद के होटलों की खाक छानने गया था, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। मैंने बेपरवाही से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वो भी बस ही से रहा। अब तुम मेरे आदमी को साथ लिए बगैर नहीं जाओगे। मैंने तो इसे साथ ले जाने की पेशकश की थी, लेकिन ये तुम्हारे खौफ से अलग टैक्सी में पीछा करने पर अड़ा रहा और वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई थी? नकली जफर ने उस पर आंखें निकाली। सर गलती होगी, वो गिड़गिड़ाया। हमें चुप कर निगरानी करनी थी, लेकिन ये सीधा मेरे पास पहुंच गया तो मैं परेशान हो गया था। अब मैं साए की तरह इसके साथ लगा रहूंगा। बाहर जाओ और मेरा इंतजार करो, वो कहर बार लहजम बोला। अपने मातहत के बाहर जाने तक वो खामोश रहा, फिर मुझसे मुखातब होगा। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस वक्त तुम किस पोजीशन में हो। तुम जो चाहो कह सकते हो, लेकिन मेरा ज़मीर साफ है। मेरी नीयत में खोट होता तो मैं दोबारा इधर लौटने की हमाकत नहीं करता। मैं समझ रहा हूँ कि सैंते कासेलो से दोस्ती होने की वजह से तुम मुझे भी मुश्तबा समझ रहे हो और मुझे चारा बनाकर सैंते को पकड़ना चाह रहे हो, और तुम सैंते को बचाना चाह रहे हो। उसने तंजिया लहजा में पूछा। ऐसा होता तो मैं इस वक्त इस्लामाबाद के होटलों के धक्के खाकर वापस न आया होता। मैंने तुरुश रोई के साथ कहा, मैं अपने कौमी मफादात पर कोई मुफाहमत नहीं कर सकता। सैंते अगर मेरी दोस्त है तो तुम एक जिम्मेदार अफीसर हो। मैं चाहता हूँ कि सैंते को तलाश करके खुद तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं, ताकि तुम मुझसे पूछ गछ करके एक मरतबा अपना इत्मीनान कर लो।
मुझे यकीन है कि उसका दामन बेदाग निकलेगा। उसकी आंखों से बेयकीनी झलकने लगी। तुम सच्चे दिल से ये बातें कह रहे हो? मेरा माजी मेरा सबसे बड़ा गवाह है। मुल्ला सरकार के खात्मे से लेकर आज तक मैंने कभी कौमी मफादात पर आंच नहीं आने दी, लेकिन अब तुमने मुझ पर नारवा पाबंदियां लगाकर यह साबित कर दिया कि तुम अपने अलावा किसी को मुहिब वतन नहीं समझते। मैं सेंते की तलाश से दस्तबरदार होता हूँ, तुम खुद ही उसका खोज लगाओगे। मैं तुम्हारे महतहतों के हाथों नई जिल्लतें भुगतने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी इन कड़वी किसी बातों ने उस पर खातिर को असर किया और वो नरम पड़ते हुए बोला, तुम बिला वजह बुरा मान रहे हो। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, हम अपने वादों की कह दी हैं। मुझे जो सब न बताओ। मैंने मेरी खुशी से उसकी बात काट दी। स्पेशल टास्क फोर्स में कमांडर की मर्जी कानून का दर्जा रखती है। अपनी ख्वाहिशात को कायदे का सहारा न दो। मुझे अब भी तुमसे कोई प्रकाश नहीं। उसका लहजा दोस्ताना हो गया। तुम बिल्कुल ठीक समझे हो कि सेंते से दोस्ती की वजह से तुम चेक लिस्ट पर आ गए हो। अगर तुम मुझसे भरपूर ताउन का वादा करो तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें मुकम्मल आजादी देने को तैयार हूँ। तुम्हारी कोई निगरानी नहीं की जाएगी। ताउन के लिए मैं कोई बॉन्ड नहीं भर सकता। क्या मेरे अब तक के अमल से तुमने मेरे रुझान का अंदाजा नहीं लगाया? मैं इस मुल्क में कानून को मतलूब हूँ। यहाँ मुझे सिर्फ स्पेशल टास्क फोर्स वालों का सहारा मिला हुआ है। इनसे भी बिगाड़ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? अगर तुम इस सीधी सी बात को ज़हन नशीन कर लो तो तुम्हें मेरी वफादारी पर शुबा करने की जरूरत है पेश नहीं आएगी। ठीक है। उसकी आंखों में चमक पैदा होगी। अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मेरी ख्वाहिश है कि वो बदजात लड़की तुम्हारे जरिए ही हमारे कब्जे में आए। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात इब्तदा ही से मेरे ज़हन में चुप रही है। इस वक्त उसे भी साफ कर लो तो बेहतर होगा। उसने पहलू बदलते हुए कहा, अगर सेंते का सालू इतनी ही बड़ी मुजरमा है तो तुमने उसे उसी वक्त क्यों नहीं पकड़ा जब उसे गेस्ट हाउस में पहली मर्तबा मेरे कमरे में देखा था? इस वक्त तुमने वीरा के हवाले से उसे खतरनाक करार देने के अलावा मजीद कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब वो एक भयानक रूप इख्तियार करती जा रही है। इस वक्त मैंने वीरा के हवाले से जो कुछ कहा वो मेरी जाती राय थी। उसने किसी हिचकिचाहट के बगैर कहानी शुरू कर दी, लेकिन सेंते को देखते ही मेरे जहन को कर्न से लगा था। इस वजह से मैं तुम्हारे पास से अचानक ही वापस चला गया था। दफ्तर में मैंने पुराने रिकॉर्ड की छानबीन की तो मुझे सेंते की तस्वीर के साथ काफी मवाद मिल गया। हमारे रिकॉर्ड में उसका नाम ग्लोरिया क्लार्क है और ये इसराइली सीक्रेट सर्विस मोसाद के लिए काम करती रही है। तुम खुद सोच सकते हो कि पाकिस्तान में किसी इसराइली सीक्रेट एजेंट की मौजूदगी कितनी खतरनाक और बाइस तशवीश हो सकती है। कमाल की बात यह है कि उसने तुमको भी वरगला लिया है। वो अव्वल दर्जे का झूठा और मक्कार था। वो इसराइली नस्ल परस्तों के खिलाफ कहानियों की नफरत से बखूबी वाकिफ था, इसलिए उसने सेंते के खिलाफ मेरे दिल में नफरत उभारने के लिए उसे बिला तामुल इसराइली एजेंट करार दे दिया था, जबकि हकीकत में सेंते का सैलो या ग्लोरिया क्लार्क का कोई फचूते नहीं था। वो मेरे जज्बात से खेलना चाह रहा था जबकि मैं उससे खेल रहा था। इसलिए मैंने शदीद रद्दमल का इजहार करते हुए हर से कहा, वो इसराइली एजेंट है, फिर तुझसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अगर यह बात साबित हो जाए तो मैं उसे अपने हाथ से ज़िबा कर डालूंगा। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, उसने कहा। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सेंते को पकड़ने में मेरी मदद करोगे। मैं वादा करता हूँ कि उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो मैं उससे माफ़ी मांग लूंगा। इस वक्त मेरी पोजीशन बहुत नाजुक थी। वो सारा खेल मेरा ही सजाया हुआ था, लेकिन नकली जफर मुझे भूल कर सेंते के खून का प्यासा हो रहा था। मैं उसकी गलतफहमी बरकरार रखते हुए उसके अज़ाइम से बाखबर रह सकता था। उसे मेरी नीयत पर जरा भी शुबा हो जाता तो पूरी बसात उलट सकती थी। मैं सोच रहा हूँ कि सेंते का सैलो की तलाश के लिए वीरा को भी यहाँ बुला लूँ। हो सकता है कि वो इस्लामाबाद में सेंते के खुफिया रवावत से वाकिफ हो। मैंने बातों बातों में ख्याल जाहिर किया, जरूर बुला, लेकिन इस मामले में वीरा पर एतमाद नहीं किया जा सकता। उसकी तमाम तरह हमदर्दियां सेंते के साथ होगी। हो सकता है कि वो उसे हमारे हाथ ही ना आने दे। उसे संभालना मेरा काम है। मैं वीरा से तुम्हारे शुबात का जिक्र ही नहीं करूंगा। इसके लिए गेस्ट हाउस पर हमला करने वाले नामालूम दुश्मनों की कहानी चलती रहेगी। बाकी मामलात बाद में देख लिए जाएंगे। मैंने उसे इत्मीनान दिला लेकिन नीयत से कहा। मेरी तजवीज़ पर उसका चेहरा खिल उठा। मैं अपनी जानिब से यह तजवीज़ पेश नहीं करना चाह रहा था। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मेरी और तुम्हारी सोच में हैरतनाक हद तक यकसानियत पाई जाती है। वो कुछ देर बाद वापस चला गया। इस दौरान में मुझे उसके बाएं हाथ पर निगाह डालने का मौका मिल गया था और उस हाथ पर भी सर्जरी के कफीफ से निशानात पाए गए थे। मैंने वीरा को तलब करने की बात उस मकसद से छेड़ी थी कि मैं सेंते का सैलो वाला ड्रामा खत्म करना चाह रहा था। उस किरदार ने अपना मकसद बखूबी पूरा कर लिया था और उसकी जरूरत बाकी नहीं रही थी। दूसरी तरफ वीरा के लिए वो रूप खतरनाक भी होता जा रहा था। वो वीरा के रूप में आने के बाद पूरी बेखौफी के साथ नकलो हरकत कर सकती थी। जफर के आदमी सेंते के ख्याली किरदार को ढूंढते ही रह जाते। मेरी पिछली रात भाग दौड़ में गुजरी थी और सुबह भी जल्दी आंख खुल गई थी, इसलिए मैं अपने कमरे में अंधेरा करके बिस्तर पर दराज हो गया। मुख्तसर सी नींद लेने के बाद मैं नहा धोकर ताज़ा दम हुआ और होटल से निकल खड़ा हुआ। बाजारों और गलियों में काफी चहलकदमी करने के बावजूद अपने ताक़ुब का अंदाजा लगाने में मैं कामयाब नहीं हो सका। नकली जफर ने मुझे इस बारे में यकीन दहानी जरूर करवा दी थी, लेकिन मैं जानता था कि वो मुझे खुली छूट देने के बजाय मेरी नकलो हरकत पर पूरी निगाह रखेगा। शायद उसने पिछले तल्ख तजुर्बे की बिना पर किसी खाग आदमी को मेरे पीछे लगाया था जिसका सुराग लगाना मुश्किल था। मैंने एक पब्लिक कॉल ऑफिस से पहले वीरा को फोन करके प्रोग्राम समझाया कि उसे सेंते का सैलो का बहरूप खत्म करके अपने असल हुलिये में मेरे पास पहुंचना था। इम्कान ये था कि सेंते के सिलसिले में नकली जफर के आदमी
शायद एयरपोर्ट की भी निगरानी कर रहे होंगे। इसलिए मैंने वीरा से कहा कि वो जफर से मुलाकात होने की सूरत में बस से अपनी आमद का जिक्र करे, लेकिन वीरा के पास उससे बेहतर तजवीज़ मौजूद थी। उसने कहा कि वो फ्लाइंग कोच के जरिए 4-5 घंटे में लाहौर पहुंच जाएगी और फिर कराची से बरास्ता लाहौर पिंडी आने वाली पहली परवाज से वापस लौट आएगी। वो खुद भी अपने बहरूप से जल्द अज जल्द निजात हासिल करना चाहती थी। वो तरीका हर एतबार से महफूज था। नकली जफर के आदमी ये देख लेते कि वीरा कराची से आने वाली परवाज से पिंडी पहुंची है तो उन्हें वीरा और सेंते के बारे में पूरा यकीन हो जाता कि वो 2 अलग अलग शख्सियात हैं। उनके लिए मालूम करने का कोई जरिया ना होता कि वीरा उससे त्यारे में कराची से सवार हुई थी या लाहौर से सफर का आगाज किया था। वीरा से बात खत्म करने के बाद मैंने कराची फोन किया तो मेरी कॉल गजाला ही ने रिसीव की, जो कह रहा कि तुम्हें कराची का ख्याल तो आया। उसकी आवाज से कुछ तभी झलक रही थी। मालूम होता है अपनी सहेली से तुम्हारी कोई झड़प हो गई है। जब भी तुम्हें घर याद आया तुम्हारी बद्दुआ से हम दोनों अलग अलग होटलों में रह रहे हैं। यहाँ खेल शुरू हो चुका है। बस ये ध्यान रखना कि इत्तेफाक से जफर का फोन आ जाए तो उसे ये ना बताना कि वीरा मेरे साथ पिंडी गई थी। उसका रूप बदल कर सफर करने के बाद इस एतराफ की गुंजाइश नहीं रही थी। इतनी बात अब भी मैं समझ लेती हूँ। ये बताओ कि तुम्हारी वापसी कब तक हो रही है? कल रात ही यहाँ पहुंचे हैं। वापसी में 2-3 दिन और लगेंगे। फिलहाल मेरा कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। मौका निकाल कर मैं खुद ही तुम्हें फोन करता रहूंगा। सुल्तान शाह के क्या हाल चाल है? तुम्हारी गैर हाजिरी में वो बहुत संजीदा और बुर्तबार खो जाता है। नुकरी हंसी के साथ जवाब आया। मैंने इधर उधर की बातें करके फोन बंद कर दिया। कराची फोन करने का मकसद सिर्फ इतना था कि मेरे बाहर निकलने के बाद मेरा ताकुब करने वाला उस PCO में पहुंचे तो उसे ये जरूर मालूम हो कि मैंने कराची फोन किया था। वो नकली जफर को गुमराह करने की एक चाल थी। वो यही समझता कि मैंने वीरा को पिंडी तलब करने के लिए कराची बात की थी। तवील चहलकदमी के बाद मैं अपने होटल में लौट आया और कमरा बंद करके ब्लैक डार्क की बाकी मादा बोतल से अर्क के निशात कशीद करने में मसरूफ हो गया। गहरी नींद सोया हुआ था कि दरवाजा पीटे जाने के मुसलसल शोर से हड़बड़ा कर मेरी आंख खुल गई। मेरे ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि दोबारा कोई मुसीबत नाज़िल हो गई थी। मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह डाली तो वह सुबह के 3 बजा रही थी। मैंने तकिए के नीचे से बीम गन निकाली और बिस्तर छोड़ते हुए कौन है की हाँक लगाई। नीचे तुम्हारा फोन है, जल्दी आकर बात कर लो। वो होटल के एक बैरे की आवाज़ थी। मैं बोलट गिराने के बाद तेजी से नीचे पहुंचा तो दूसरी तरफ से वीरा बोल रही थी। मैं नाइट कोच से पिंडी पहुंच गई हूँ और फ्लैशमैन होटल में तुम्हारी मुंतजिर हूँ। मुझे एयरपोर्ट से अगवा करने की कोशिश की गई। मैं उनमें से एक को जख्मी और दूसरे को शायद ज्यादा जख्मी करके बमुश्किल यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे दोस्त की नीयत में अभी तक फतूर बाकी है। मैं भी आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। मैंने कोई जवाबी तबसरा किए बगैर कहा। कमरा मिस लेजली गोम्स के नाम पर लिया गया है, 22 नंबर। उसी के साथ फोन बेचान हो गया। होटल का मैनेजर अपनी गहरी नींद खराब होने की वजह से बेजारी के आलम में मुझे घूरे जा रहा था। मेरे फारिग होने पर तुरुश रोई के साथ बोला, साहब तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में आ गए। दोपहर में स्पेशल पुलिस वालों की कार ने धावा बोल दिया था और अब इस फोन ने परेशान कर दिया। फिक्र न करो, मैं अभी यह होटल छोड़ रहा हूँ। मैंने जेब में हाथ डालते हुए कहा, मेरा हिसाब क्या है? हिसाब किताब तो सुबह सेठ ही करेगा। उसने बेपरवाही से कहा, क्योंकि मैंने होटल में ज्यादा रकम जमा करवाई हुई थी। कल किसी वक्त आकर हिसाब कर लेना। मैंने कमरा में जाकर अपना थैला समेटा और लिबास तब्दील करके होटल छोड़ दिया। बाहर निकलते मैंने एक इंसानी हेवली को एक गली में गायब होते देखा और गहरा सांस लेकर रह गया। अल्बर्टो अपनी कमीनगी और वादा खिलाफी के बारे में मेरी तमाम तवक्कात पर पूरा उतर रहा था। मुझे यकीन था कि एयरपोर्ट से वीरा के अगवा की नाकाम कोशिश भी उसी के आदमियों की हरकत थी। वीरा ने दूसरे आदमी को ज्यादा जख्मी करने का तज़किरा करके ये वाजे कर दिया था को मारा गया था। इस वक्त तक इस बात की सारी अलामात मौजूद थी कि अल्बर्टो हमारे खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स की नफरी इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह उसने वीरा के हाथों STF का एक आदमी मरवा दिया था और ऊपर वाले उसकी इन गंदी हरकतों से बेखबर थे। मैं होटल से निकलकर लियाकत चौक पहुंचा तो वहां से टैक्सी मिल गई। वो ना भी मिलती तो मैं पैदल ही फ्लैशमैन तक मार्च कर सकता था। इस तरह मेरा ताकुब करने वाला कहीं ना कहीं मेरी नजर में आ सकता था। वीरा अपने कमरे में मेरी मुंतजिर थी। उसने मुस्कुराते हुए मुझे बताया कि अपना बचाव करते हुए उसका बायां बाजू जख्मी हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने दोनों दुश्मनों पर हावी रही थी। उसने मेरे अंदाजे की तायद करते हुए बताया कि उनमें से एक बेहोश हो गया था जबकि दूसरे की गर्दन की हड्डी टूट गई थी और उसके जांबर होने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। वीरा ने उन दोनों को पिछले पायदान में डालकर इन्हीं की कार में पिंडी तक का सफर तय किया था। फिर वो कार सेटेलाइट टाउन के करीब छोड़कर एक टैक्सी से होटल में पहुंच गई थी। वीरा से मालूमात हासिल करने के बाद मेरे लिए अब गुस्से पर काबू पाना दुश्वार हो गया। मैं अल्बर्टो को फोन करके उससे शदीद एहतिजाज करना चाहता था, लेकिन वीरा ने मुझे रोक दिया। उसके एक आदमी को हलाक करके वीरा ने उस पर अपनी बालादस्ती साबित कर दी थी। उसका ख्याल था कि लाश दस्तयाब होने के बाद अल्बर्टो ही की जानिब से किसी रद्द-ए-अमल का इंतजार करना ज्यादा मुनासिब रहेगा। मरी रोड के सस्ते होटलों के मुकाबले में फ्लैशमैन होटल का वो रोशन, साफ सुथरा और कुशादा कमरा एक नेमत से कम नहीं था। मेरा गुस्सा खत्म करने के लिए वीरा ने फौरन ही अपनी बोतल से स्कॉच के 2 पैक बना लिए और हम गुजरे हुए वाकयात पर रायज़नी में मसरूफ हो गए। कराची से अव्वल खान की आमद का जिक्र सुनकर वो चौंक पड़ी। हमें उसके आने से पहले ही कुछ ना कुछ करना होगा।
उसने कहा। अव्वल खान के आते ही वो समझ लेगा कि उसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। उस वक्त उस पर हाथ डालना मुश्किल हो जाएगा। अव्वल खान की मदद के बगैर हम STF के बड़ों से राब्ता नहीं कर सकते। उसकी जरूरत ही क्या है, उसे घेर कर पकड़ लूं। इस वक्त वो आसानी से हाथ आ जाएगा। STF वालों पर उसका शदीद रद्द-ए-अमल हो सकता है। ये बात पहले भी हो चुकी है। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। तुम उसके फिंगरप्रिंट्स का राज मालूम कर चुके हो। तुमने अव्वल खान को भी एतमाद में ले लिया। अगर वो हमारे हाथों मारा भी गया तो हम ये साबित कर सकते हैं कि वो जफर नहीं बल्कि एक खतरनाक गैर मुल्की एजेंट था और STF में घुसकर तुम्हारे कौमी मफादात को सबूताज कर रहा था। वीरा की बात माकूल थी। हमारे सारे खदशात इसी वक्त तक दुरुस्त थे जब तक हमें अल्बर्ट 2 के फिंगरप्रिंट्स का हैरत अंगेज राज मालूम नहीं हुआ था। उस इंकशाफ ने अव्वल खान के एतमाद की बुनियादें भी हिला कर रखती थी और वो बजाते खुद पिंडी आने पर आमादा हो गया था। वीरा ने मशवरा दिया कि मैं उसके अगवा की नाकाम कोशिश का जिक्र किए बगैर नकली जफर को इसी वक्त अपने होटल आने की दावत दूं और फिर हम उसे लेकर किसी दूर उफ्तादा वीराने की तरफ निकल जाएं जहां आजादाना तशद्दुद के जरिए उसकी जुबान खुलवाने की कोशिश की जा सके। लेकिन मैंने वो मशवरा रद्द कर दिया। इस हरामजादे ने मेरी निगरानी खत्म करने का वादा किया था, लेकिन निगरानी मुसलसल जारी है। इतना फर्क जरूर पड़ा है कि मेरा पीछा करने वाले बहुत ज्यादा मोहतात हो गए। मेरे राजा दरबार होटल से यहाँ मुंतकिली की खबर मिलते ही वह जरूर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार करेगा। हो सकता है कि वो सैंते कासैलों की रुपोशी से जलाकर हम दोनों ही को पकड़वाने का फैसला कर चुका हो। इस वक्त हमें पहल करने के बजाय उसके रद्द-ए-अमल का इंतजार करने की जरूरत है। तुम शायद भूल रहे हो कि पहल करने वाला हर हालत में फायदे में रहता है। मुझे सब याद है, लेकिन मैं अल्बर्ट 2 की असाबी और सेनी हालत के पेश नजर इंतजार करने को बेहतर समझ रहा हूँ। उसकी अमाकतों की वजह से हमें कोई ना कोई बड़ी कामयाबी नसीब हो ही जाएगी। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई थी। इस होटल में इंटरकॉम पर पेश की इतला के बगैर किसी मुलाकाती का यूं बराह रास्त कमरे में चले आना हैरतनाक था। हम दोनों ने मानी के नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मैंने बढ़कर दरवाजा खोल दिया। अल्बर्ट 2 दरवाजा खुलते ही मुझे धकेलता हुआ अंदर घुसा। उसके तेवर खासे खुशमनाक थे और वो अकेला नहीं था। उसके पीछे 4 सेहतमंद और मजबूत आदमी भी थे जो उसकी तकलीद करते हुए कमरे में आ गए थे। आखिरी आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया। जो जहां वहीं रुक जाए और अपने हाथ सर से ऊपर उठा ले। तुम पांचों में से जिसने भी मेरी इस अदाई से निराव किया उसे मैं बेदरी गोली मार दूंगा। उनके अंदर आते ही मैंने फुर्ती के साथ पिमगन निकाल कर सर्द और सफाकार लहजा में कहा। कमरे का दरवाजा खुले जाने के बाद वो लोग जिस दीदा दलेराना अंदाज में अपनी बालादस्ती का इजहार करते हुए अंदर घुसते चले आए थे, उसके बिना पर मेरी खोपड़ी यक बयक चटक उठी थी और मैंने अल्बर्ट 2 के साथ हर मसलहत को बालाए ताक रखकर बराबरी से बात करने का फैसला कर लिया था। मैं उसे पूरी वजाहत के साथ ये बात बता देनी चाहता था कि वो अपनी अदाकारी में बुरी तरह नाकाम रहा है और हम लोग उसे स्पेशल टास्क फोर्स के एक जिम्मेदार अफसर के बजाय एक मुल्क दुश्मन और गद्दार तस्वुर करते हैं, क्योंकि जफर की शख्सियत चुरा कर हमारे एक अहम और हिसास इदारे में घुस बैठने में कामयाब हो गया था। मेरी धमकी सुनते ही अल्बर्ट 2 कमरे के वस से पलटा। वो वाकई भला का मक्कार और बहुत बड़ा अदाकार था, क्योंकि चंद लम्हों पहले तक उसके चेहरे पर नजर आने वाली दुरुस्ती और खुशमनाकी पल भर में काफूर हो चुकी थी और उसकी चमकदार आंखें मुतहय्यराना अंदाज में मेरी तरफ निगरां थी। क्यों, आखिर क्यों? उसने अपनी हैरत का भरपूर इजहार करते हुए मुझसे एहतिजाज किया। क्या तुम भी मेरा साथ छोड़कर वीरा और इसके हमदर्दों से मिल गए हो? मैं तुम पांचों की बदमाशी का मुजाहिरा देखने तक खैर जानबदार था, लेकिन अब मुझे तुम लोगों के हरकत में मुजरमाना आसार नजर आ रहे हैं। मैं बदमाशी का जवाब बदतरीन बदमाशी से दूंगा। तुम बिला वजह बरहम हो रहे हो। अल्बर्ट 2 ने मेरी बात काटते हुए नरमी के साथ कहा। मैं मानता हूं कि हमारा यूं अंदर घुसाना शाइस्तगी के खिलाफ था, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि हम नहायत गैर मामूली सूरत हाल से दो चार हैं। ऐसे हालात में इज़तरारी तौर पर बहुत कुछ हो जाता है। करीमा ये था कि पहले अल्बर्ट 2 फिर उसकी तकलीद में बकिया चारों ने अपने हाथ उठा लिए थे, जिससे जाहिर हो गया था कि वो होटल के हदूद में बराह रास्त तसादुम से गिरेजी करना चाहते थे। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। स्पेशल टास्क फोर्स के साथ तुम्हारे मरासम गैर रवायती और दोस्ताना रहे हैं। मेरा मशवरा है कि जल्दबाजी में कायम की हुई किसी राय की वजह से इन मरासम को तबाह न करो। वो अपनी बात जारी रखते हुए हैरतनाक सकून और नरमी के साथ कह रहा था। मैं तफसीलात में पढ़ना नहीं चाहता। पूरी कहानी सुन लेने के बाद तुम मेरी ज़हनी कैफियत को बेहतर तौर पर समझोगे। मैं इस वक्त कई बड़ी मुश्किलात से दो चार हूँ। इस वक्त मेरी निगाहें अल्बर्ट 2 पर ही जमी हुई थी। उसके मातहत उसकी जिंदगी को दाव पर लगाकर कोई हरकत करने की जुरात नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने भीमगन की नाल भी बराह रास्त उसी के सीने की तरफ उठाई हुई थी। मेरे दिल में उसकी तरफ से कहरो खजब का एक तूफान भरा हुआ था, लेकिन मैं एक ही सांस में अपनी सारी भड़ास निकाल कर उसे कबल अज वक्त अपने खेल से आगाह नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने उसके खिलाफ कोई दो टोक रवैया इख्तियार करने के बजाय अपने ज़हनी इंतजार का खुला मुजाहरा करने का फैसला कर लिया। मैं वही कुछ करना चाहता था जिसकी वो मुझसे तवक्का कर रहा था, लेकिन आसानी के साथ नहीं। चंद मोटी मोटी बातें उससे जतानी शुरू हो गई थी। ये राजा दरबार जैसी तीसरे दर्जे की कोई सराय रही है जो तुम 4 अजनबियों के साथ सीना तान कर मेरी ख्वाबगाह में घुस आए। मैंने बदस्तूर बिफरे हुए अंदाज में कहा, लेकिन अल्बर्ट 2 ने मेरी बात दरमियान ही से उचक ली। इनमें कोई भी अजनबी नहीं है। ये चारों STF के जांबाज हैं और दोस्तों के एहतराम की अहमियत से बखूबी वाकिफ हैं। मैं इनकी
इस बार मैंने उसे पूरी बात करने का मौका नहीं दिया और दोबारा अपना एहतजाज शुरू कर दिया। आज दोपहर में STF के आदमियों ने राजा दरबार होटल के बाहर मेरे साथ गुंडागर्दी की, फिर अंदर तुमने मुझ पर आंखें निकालनी शुरू कर दी और इस वक्त फिर वही सब होने के आसार नजर आ रहे हैं। मुझे तो यूं मालूम हो रहा है जैसे तुमने मुझे अचानक किसी और ऐनक से देखना शुरू कर दिया। अपनी उंगली टैगर पर से हटा दो। उसने तकरीबन खुशामदाना लहजे में कहा। तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कहीं गैर इरादी तौर पर तुम्हारी उंगली के असलात न खिंचाएं। फिर वो फौरन ही अपने आदमियों की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम में से कोई टैनी की मर्जी के खिलाफ हरकत नहीं करेगा। टैनी के हाथ में कोई आम खिलौना नहीं बल्कि बीम गन दबी हुई है जिसके फायर होती गोली नहीं चलती बल्कि लेजर शुआओं की मोलक और बेआवाज धार अपनी राह में आने वाली हर शय को राख कर देती है। वैसे यहाँ आम खिलौना भी है। वीरा ने अपने हाथ में दबा हुआ पिस्तौल फिजा में लहराते हुए कहा, इसके मैगजीन में 7 जानदार गोलियां मौजूद हैं और मेरा निशाना बिल्कुल बेखता है। तुम खामोश रहो। अल्बर्टो उसकी तरफ मुतवज्जा होकर सर्द लहजे में बोला, टैनी को बिला वजह मुश्तिल करने की कोशिश न करो। गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद हम खुलकर बात कर लेंगे। वीरा बेपरवाही से अपने शाने झटक कर मुस्कुराती। इस वक्त इसकी मुस्कुराहट बहुत सर्द और सफाकाना नजर आ रही थी। उसने भरपूर अंदाज में उन 5 को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया था। मैं चंद सानियों तक खामोशी के साथ गुस्सीले अंदाज में उसे घूरता रहा, फिर घुराते हुए बोला, तुम्हारे पै दर पै वादा खिलाफियों के बाद मैं तुम पर आंखें बंद करके एतमाद नहीं कर सकता। अपने 4 आदमियों को बाहर भेजने के बाद ही तुम मुझे अपनी हकीकत पसंदी या माकूलियत का यकीन दिला सकोगे। तुम 4 बाहर जाओ और मेरी वापसी का इंतजार करो। अल्बर्टो ने फौरन ही फरमान जारी कर दिया। वो 4 अपने हाथ गिराए बगैर बैक वक्त निकासी के रास्ते की तरफ पलटे ही थे कि मैंने ललकार कर उन्हें रोक दिया, ठहरो। फिर मैं अल्बर्टो से ही मुखातिब हो गया, इस बात की क्या जमानत है कि ये 4 यहाँ से निकलने के बाद भारी कुमक लेकर दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। तो मुझे अपना यरगमाली बना रहे हो? वह हैरत और कदर सदमे के साथ बोला। तुम्हें जरा सा भी खतरा महसूस हो तो मुझे उड़ा देना। जाहिर है कि ये लोग अपने कमांडर की ऐसी मौत पसंद नहीं करेंगे। जाओ, मैं तहक्कुम में मेज लहजे में कहा, और दरवाजा बंद कर दो। इजाजत हो तो मैं अपने हाथ गिरा कर कुर्सी पर बैठ जाऊं। इन 4 के चले जाने के बाद अल्बर्टो के लहजे से रही सही आन भी रुखसत होगी। खाद गिराने से पहले तुमको अपनी जामा तलाशी देना होगी। मैंने पसपा हुए हरीफ पर दबाव बढ़ाया। मैं तैयार हूँ। वो एक गहरा सांस लेकर बोला, मेरी अंदरूनी जेब में भरा हुआ सर्विस पिस्तौल मौजूद है, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिल सकेगा। मैंने आंख से वीरा को इशारा किया और उसने पल भर में अल्बर्टो को निहत्था कर दिया। उसकी जामा तलाशी में इशारा 3-2 के भरे हुए पिस्तौल के अलावा और कुछ बरामद नहीं हुआ था। अब तुम अपने हाथ गिरा कर बैठ सकते हो। चाहो तो तुम्हें अस्काच का एक गिलास भी पेश किया जा सकता है। मैंने जहरीले लहजे में कहा, मुझे उसकी जरूरत है। उसने मेरे लहजे की तलखी को नजरअंदाज करते हुए आहिस्तगी के साथ कहा, वाकई एक घाघ आदमी था और बुरा वक्त आ जाने पर मसलहतों की आखिरी हदूद से तजावुज कर जाने में भी कोई बुराई नहीं समझता था।